नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी 104 के पार। कच्चा तेल रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सोने में लगातार तीसरी वीकली बढ़त। 2 महीनों के ऊपर लेवल पर ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। और अच्छे संकेत क्यों और आज का दिन क्यों अहम है? चीन के जो जीडीपी डेटा है उसका इंतजार आज। जापानी बेंचमार्क आज बंद है। शुक्रवार को यूएस में शानदार एक्शन देखने को मिला। घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो जो मैं अभी आंकड़े देख पा रही हूं, दमदार शुरुआत हुई है, अच्छे संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी जो शुरुआती रुझान थे 91 अंकों के ऊपर 24,614 के आसपास। वहीं अमेरिका के जो वायदा बाजार है वहां पर डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स भी हरे निशान में। और घरेलू बाजारों में शुक्रवार को भी एफआईआईज ने तगड़ी खरीदारी की है। इन तमाम कारकों पर डालेंगे नजर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की अहम आर्थिक टॉप लाइंस पर। भारत ने अप्रैल मई में निर्यात क्षेत्र में लगाई बड़ी छलांग। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच निर्यात में इजाफा। पहली तिमाही में सकारात्मक निर्यात। भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर 7,000 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। किरने और अमेज़न पे ने जारी रिपोर्ट में कहा, यूपीआई के दम पर आई तेजी। कार्ड और डिजिटल वॉलेट से होने वाले लेन देन में भी इजाफा। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़कर 85.4 गीगावाट। ये 2023 के अंत तक लगभग 73.3 गीगावाट की कुल स्थापित सौर क्षमता से आगे। और सप्ताह के पहले दिन कारोबारी दिन की अगर हम बात करें तो बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की तेजी, 80,000 से पार का लेवल। वहीं आईटी ऑटो शेयर्स में ज्यादा बढ़त, बैंकिंग भी लीड करता हुआ। तो इन तमाम आर्थिक खबरों पर रहेगी दिन भर हमारी नजर। तो साफ तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो हाई लेवल्स पर खुले, इन पर भी करेंगे बात, लेकिन रुक करते कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मई में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन इजराइल हमास युद्ध, लाल सागर संकट और कंटेनर की कमी के बीच भारत का जो निर्यात है वो सकारात्मक रहा है। यानी तो तमाम वैश्विक चुनौतियां हैं, उसके बावजूद जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि मई के बाद जून का भी आंकड़ा बेहद अच्छा रहा। खासतौर पर जो सर्विसेज सेक्टर है उसने निर्यात को बढ़ाने में मदद दी है। मई में भारत का जो बिजनेस एक्सपोर्ट है वो 9.1% बढ़ा है। तो आप मान सकते हैं कि एक्सपोर्ट का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा इंडिकेटर है। मई में भारत का बिजनेस एक्सपोर्ट 38.13 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। और चालू वित्त वर्ष की अगर बात करें तो अप्रैल मई के दौरान जो निर्यात है वो 5% से ज्यादा के आंकड़े को क्रॉस करता हुआ नजर आया। वहीं अप्रैल मई के दौरान जो निर्यात है वो 73.12 अरब डॉलर के आसपास। और निर्यात के मोर्चे से छलांग लगाना भारत की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी। डिजिटल इंडिया मिशन के कारण जो है वो सर्विस सेक्टर है उसमें निर्यात को बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है। भारत में जब जीएसटी की हम बात करते हैं तो निर्यात के 800 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करने का मानना, जिसका जिक्र कर रहे हैं वाणिज्य मंत्री। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी के हालात में सुधार होगा तो एफडीआई में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि एफडीआई अगर कई हम क्षेत्रों में देखें तो भारत पहले ही अच्छे सूचकांक के साथ आगे है। भारत में निवेश करना फायदे का सौदा, जिस अनएक्सप्लोरेबल मार्केट की हम बात कर रहे हैं और अनएक्सप्लोरेबल जो एवेन्यूज हैं वो भारत के पक्ष में। वहीं अगर हम पीयूष गोयल से जुड़ी अगली खबर का जिक्र करें तो फिलहाल जो वाणिज्य मंत्री हैं वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। और इस दौरान यूरोप की अगर बात की जाए तो उन्होंने डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर जो उसके महानिदेशक हैं और भारतीय प्रवासी और निवेशकों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने प्रसिद्ध वैश्विक कंटेनर शिपिंग और लॉजिस्टिक समूह है एमएससी कार्गो के ग्रुप प्रेसिडेंट डियागो अपोंटे के साथ भी बैठक की। बैठक के भारतीय उद्योग के साथ संभावित सहयोग की भी बात कही जा रही है।
ब्लू इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर शिपिंग की बात की जा रही है, तो कंटेनर शिपिंग और इंडियन फ्लैग वेसल्स के विकास पर भी चर्चा हुई है। वाणिज्य मंत्री इस यात्रा का उद्देश्य भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापक साझेदारी को और मजबूत करना, गहरे आर्थिक संबंधों और आपसी विकास को बढ़ावा देना। और इसके बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, अगर हम माने तो मंगलवार को वो इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री G7 में व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। तो इन तमाम खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन अब इन बड़ी खबरों के बाद एक रुख कर लेते हैं तमाम वैश्विक बाजारों का। गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। शुरुआत तो सकारात्मक हुई थी, अभी देखते हैं किन स्तरों पर ट्रेड करता हुआ गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है। 24,609 का लेवल, 63 अंकों की बढ़त यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की नजर आ रही है। वहीं अगर हम रुख करें भारतीय शेयर बाजारों का, तो जो ओपनिंग था, जैसे मैंने आपको बताया कि 150 अंकों से ज्यादा की ओपनिंग थी, 80,680 का लेवल। आईटी शेयर्स लीडरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी का रुख पहले देखते हैं कि निफ्टी भी नए रिकॉर्ड हाई पर खुला था। 24,587 का लेवल है, 85 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आ रही है। आखिरकार मार्केट को सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन से वो तमाम टॉप चीयर लीडर्स हैं, उन पर रुख करते हैं। देखिए, जबरदस्त रैली तमाम आईटी स्टॉक्स में, टीसीएस, विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, यानी साफ तौर पर चार्ट के सरताज के रूप में आईटी के दिग्गज काउंटर्स टीसीएस, विप्रो, HCL टेक यहां पर लीडरशिप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुनाफा वसूली कहां हुई? भाई ये तो ब्लू चिप हो गए महंगे वैल्यूएशंस के साथ, लेकिन मुनाफा वसूली कहां हावी है, जहां पर हम एक करेक्शन देख रहे हैं। तो करेक्शन कहां है? करेक्शन है एशियन पेंट, मारुति, टाइटन, हिंडाल्को। मारुति ऑटो स्टॉक्स का दिग्गज काउंटर है, और यहां पर इस वक्त अगर हम देखें तो एक करेक्शन, मुनाफा वसूली यहां पर नजर आ रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो जो ब्रेंट क्रूड है $85 के रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ। और अगर हम बात करें यूएस के बाजारों के एक्शन का जिक्र, तो मैंने अपने ओपनिंग में ही बताया आपको कि वहां पर आज की अगर बात की जाए तो अहम डेटा सामने आने वाले हैं। फेड की जो स्पीच है उस पर नजर रहेगी, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज क्योंकि जो जापानी बेंचमार्क है निकाई, वो बंद है, और उस लिहाज से हम देखें तो यूएस के रिटेल के बिक्री का डेटा आने वाला है। ईएसपी की पॉलिसी की स्पीच होनी है। जेरोम पवेल जो कि फेड चेयरमैन है, फेड चेयरमैन साहब क्या भाषण देने वाले हैं? जो रिटेल के आंकड़े सामने आए थे, कम थी रिटेल महंगाई इधर यूएस के बाजारों में, उससे क्या रेट कट मिलेगा या नहीं, इस पर भी रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं आज के फोकस का इकोनॉमी टुडे में। तो 23 जुलाई अहम दिन, जहां पर मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आने वाला है। तो बजट से पहले शेयर बाजारों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये हम जानने के लिए, हालांकि मार्केट आज जो है वो बढ़त के साथ खुला है, लेकिन मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे इस पूरे हफ्ते को, क्योंकि ये प्री बजट हफ्ता रहने वाला है मार्केट के लिए, डालते इस रिपोर्ट के जरिए नजर। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 80,519.34 और निफ्टी 24,502.15 पर बंद हुए। लगातार छठा हफ्ता था जब बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। आने वाले समय में बाजार की चाल कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। घरेलू स्तर पर बजट से जुड़े ऐलान, वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे और विदेशी संस्थागत निवेशकों के इनफ्लो पर निवेशकों की निगाहें होंगी। इस हफ्ते रिलायंस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां नतीजे पेश करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा इस हफ्ते आएगा। इसके साथ ही आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में मेटल सेक्टर फोकस में रह सकता है। इसके अलावा यूएस रिटेल बिक्री और जापान के माइक्रो इकोनॉमिक डेटा आदि का बाजार पर असर देखने को मिल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि शेयर केंद्रित एक्शन बाजार में देखने को मिल सकता है। अच्छे नतीजों के कारण आईटी सेक्टर फोकस में हो सकता है। डेट चार्ट में निफ्टी ने मनोवैज्ञानिक स्तर 24,500 को तोड़ दिया है। एफआईआई, डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि गिरावट पर खरीदारी करना ही सही फैसला होगा। अगर कोई बड़ा मूव आता है तो बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है।
तो आज के फोकस पर चर्चा करने से पहले और अपने विशिष्ट मेहमान से आपका तारुफ कराने से पहले जानते हैं कि जो आम बजट है जो आने वाला है उसकी आम जनता को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने दिल्ली में आम लोगों से खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। 23 तारीख को बजट आ रहा है। हम सोचते हैं पूरे भारत के लिए बजट अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही रहेगा, मोदी सरकार है तो सही रहेगा। They should spend more money on the roads because it help in our development and all that. बढ़िया ही होगा। देखो इनकम टैक्स की थोड़ा स्लैब बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें उसमें सस्ती होनी चाहिए, जिसमें कि घर की जो चीज़ें हैं अपनी, जैसे कि गैस सिलेंडर है अपना और आटा हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में रोज़ पर डे यूज होती हैं, वो सारी चीज़ों में की रेट कम होना चाहिए। बजट है में धीरे धीरे मिडिल क्लास फैमिली के लिए मोर फ्रेंडली बनाना चाहिए और ज़्यादा पॉपुलेशन को टैक्सेशन के स्कोप में कैसे लेके आएँ तो वो भी प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ें जो गरीबों के लायक हो वो सस्ती होनी चाहिए, बस मेरी सरकार से ये गुजारिश है। ये बजट से कुछ सस्ता होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के साथ साथ कमाई भी बहुत कम है, तो और ज़्यादा महंगाई लग रही है। गरीबों को लिए कुछ ना कुछ नई योजना लानी चाहिए, जैसे कि बीमा योजना या फिर मान लो राशन योजना या शिक्षा योजना। बजट में तो ऐसा है कि जितना ये रियायत दे सकते हैं किसानों को उतनी दें और किसानों की स्थिति जो है उसका ध्यान रखा जाए। मुख्य रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं, इससे अच्छी गवर्नमेंट आ नहीं सकती और न आएगी भविष्य में। मोदी सरकार रहना चाहिए। तो ये आपने सुना आम आदमी की उम्मीदें, और लगातार हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि आज से हम बजट सीरीज़ चला रहे हैं। सुबह भी हमारा सेगमेंट रहेगा जिसमें एक्सपर्ट बाइट्स के साथ साथ तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर लोगों की उम्मीदें क्या हैं वो हम जानेंगे। लेकिन वक्त फ़िलहाल इकोनॉमी टुडे में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार करेंगे चर्चा इकोनॉमी टुडे के फोकस से जुड़ी हुई। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ खास मेहमान जो इकोनॉमी टुडे के फोकस पर चर्चा के लिए साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर NC महेश्वरी, अध्यक्ष फॉरसाइट ग्रुप, जाने माने विश्लेषक है। लगातार कई बार हमारे साथ शोज़ में हम चर्चा के दौरान साथ जुड़े। महेश्वरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। पहला सवाल यही, आपकी मुस्कुराहट भी ये बता रही है कि भाई क्योंकि ये प्री बजट वीक है तो शेयर बाजार में तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं तमाम जो विश्लेषक हैं। आपका क्या मानना है और क्या उम्मीदें हैं शेयर बाजार को आने वाले इस बजट से? देखिए, जो शेयर बाजार है वो कल्मिनेशन ऑफ इफेक्ट, मतलब जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बजट में जो मेजर डिसीजन होंगे, उन सारों का जो नेट इफेक्ट है वो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट इटसेल्फ में कोई कॉज नहीं है, वो तो खाली बैरोमीटर है। तो हमें बेसिकली बजट पे 3 चीजों पे फोकस करना है कि सबसे पहला कि एम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है। क्या हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ हम लोगों में कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। इंडस्ट्री के साथ हो सकता है कि अगर कोई आदमी फॉर एग्जांपल 25% से ज्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे तो उसको कुछ स्कूटनी फ्री की जा सकती है। या एम्प्लॉयमेंट में कोई आदमी 100 या 200 की SME सेगमेंट एम्प्लॉयमेंट लेती है तो उसको हम इनिशियल कैपिटल जो उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, चेकिंग होती है, उससे कुछ रिलीफ दे सकते हैं। GST में आप देखेंगे कि कईयों में इनपुट भी है, इनपुट की जो कॉस्ट है वो आउटपुट की कॉस्ट से ज्यादा है, तो लोगों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री से जुड़े जो मुद्दे हैं गवर्नमेंट उनको कैसे टैकल करती है। बजट एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ की बहुत आदमी के पास, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है वो बड़े स्केर्स होते हैं और उसको किस ढंग से बैलेंसिंग एक्ट किया जाए। अगर हम इंडिविजुअल टैक्स में बात करें तो हर आदमी की डिमांड है कि हमारे पास महंगाई ज्यादा है, इनकम टैक्स की रिबेट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी चाहिए कि हमें जो
टैक्स ब्रैकेट है, टैक्स कवरेज है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पे कैसे बढ़ाया जाए। आज भी जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो टोटल पॉपुलेशन का इवन सिंगल डिजिट कलेक्शन है। कम से कम 15 से 20% लोग तो डायरेक्ट टैक्स में पार्टिसिपेट करें, इस पे भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जहां तक हम एक्सचेंज या एनर्जी की बात करें, आज देखिए अगर हम जैसे हम ये एनर्जी की बात करें तो अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड पहले भी 85, 84 या $80 पे था। आज भी लगता है अपेरेंटली कि क्रूड की प्राइस स्टेबलाइज है। लेकिन अगर हम एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले जब डॉलर 70 या 72 रुपए था, जो आज 86 या 85 है, दैट मीन्स 20% जंप। तो अगर जो इंपोर्ट आदमी कर रहा है तो उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली 20% हिट हो गया है। तो उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं? हम अपने एनर्जी का, हमारे पास आज सबसे बड़ा भंडार है जो हमारे एनर्जी है और जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा है अपने पिछले 20 सालों के इतिहास में। लेकिन हम उनको किस ढंग से यूज करें, हाउ वी कैन मैन्यूवर दैट, कि उससे हम कैसे फायदा उठाएं कि हमारी इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है। मुझे लगता है बजट इसमें भी डिसीजन लेगा। इस तरह से ही जो शेयर्स है, लाइक आज अभी बात हुई फर्टिलाइजर्स की, या फार्मर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनको इरिगेशन चाहिए, उनको सस्ती बिजली चाहिए। तो सस्ती बिजली के लिए हम क्या फोकस कर रहे हैं? आज हमारी अगर आप पीछे न्यूज पे ध्यान दिया तो एनटीपीसी को भी उन्होंने पावर के लिए दिया है कि आप इवन न्यूक्लियर से भी पावर बना सकते हैं। तो अगर हमारी पावर सस्ती हो जाएगी, हाइड्रो से काफी गवर्नमेंट्स को, नए कंपनीज को इशू किया है LOI कि आप अपनी पावर बनाई। तो अगर हम किसानों के मुद्दे की बात करें, उनको पावर सस्ती मिलेगी, फर्टिलाइजर अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा, तो नेचुरल उनकी प्राइसिंग और उनके रिटर्न्स अपने आप अच्छे। महेश्वरी साहब, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां हम बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट किस तरह करती है उसको देखें। अब क्योंकि वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है, पहली तिमाही है, और इसमें जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, मतलब IT सेक्टर तो इस वक्त ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हम देख रहे हैं, अभी भी आज भी चार्ट को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार इतना सब्सटैंटिव नहीं रहा था। उस लिहाज से सेवा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, सर्विसेज सेक्टर की, तो क्या लगता है आपको, खासतौर पर बजट के लिहाज से अगर हम देखें तो? बजट की जहां तक हम बात करें, बजट के फेवरेट सेक्टर हमेशा रेलवेज, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड IT सेक्टर रहा जी। अगर हम 15 दिन में देखें तो आप देखेंगे रेलवेज में, फर्टिलाइजर्स में भी काफी अच्छी चढ़त देखने को मिल गई है, और विच इज बीइंग फॉलोड अप। अब उसको जो फॉलो अप रिकवरी है वो IT सेक्टर कर रहा है, और IT सेक्टर में भी जो मेजर आज वर्ल्ड की इकोनॉमी जो IT सेक्टर पे खर्चा कर रही है वो USA है, और IT सेक्टर का USA के इलेक्शन से एक बड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन है। और जैसे जैसे ये लगेगा कि गवर्नमेंट जो USA की गवर्नमेंट आएगी वो इंडिया के फेवरेबल होगी, या इंडिया को MFN स्टेटस ना भी दे, मोस्ट फेवरेबल नेशन का स्टेटस ना भी दे, पर फिर भी कुछ ना कुछ वो गवर्नमेंट रियायत देगी और ज्यादा बिजनेस के लिए प्रेरित होगी। तो उसके चलते आप देख रहे हैं कि IT में एक जो तेजी बरकरार है, वो एक तरह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि US और इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस है वो और प्रगाढ़ होने वाले। एक चीज और महेश्वरी साहब, हमने देखा था कि बजट जब भी पेश होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी छाप समझ में आती है कि भाई ये किसानों के लिए मुतल्लिक बजट है, या फिर जब हम देखते हैं कि उसमें आवास योजना से जुड़े बड़े ऐलान हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए, ख़ास तौर पर एग्री, साथ ही साथ अगर हम रियलिटी जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसे आप कितना पॉजिटिव मानते हैं आने वाले समय के लिए, निवेशकों के पोर्टफोलियो के लिहाज से भी, और बजट 2000 जब हम बात कर रहे हैं 23 की, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में रियल एस्टेट के लिए काफी सेक्टर किया। हमारी जो स्ट्रेस एसेट्स थी, जितने भी आप बिल्डर देखेंगे, पर्टिकुलर NCR में, चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे नोएडा की, काफी स्ट्रेस थे और काफी सारे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट थे और बीच में बंद पड़े हुए थे। उसने रेरा ने काफी सख्ती की है, रेरा के साथ साथ MRTP कमीशन ने भी काफी सख्ती की। गवर्नमेंट ने स्ट्रेस फंड भी बनाया कि अगर आपको टेम्परेरी लिक्विडिटी इशू है तो गवर्नमेंट स्ट्रेस फंड से भी उनको पैसा दे सकती है। उसके चलते हुए भी आपने देखा आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन रियल एस्टेट में आज 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो वो है जहां पे अभी कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट्स बंद हैं और उनका जो क्राइटेरिया है वो स्ट्रेस एसेट्स की क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहा है, टेक ओवर हो नहीं रहे हैं। जो MRT का प्रोसेस जो हमने इनिशियल सोचा था कि IRP के थ्रू रेजोल्यूशन होगा, और रेजोल्यूशन के चलते शायद वो टेक ओवर ईजी हो जाए, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो इतने एनकरेजिंग नहीं है कि वो टेक ओवर हो गए। तो जो प्रोजेक्ट्स आज के डेट में स्टैंड स्टिल है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत एक अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि उसको हम फास्ट काम कर सकें। लेकिन जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप देखिए उसमें बहुत अच्छी रिटर्न्स है। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो रियल एस्टेट गुड़गांव, नोएडा
और बाकी एनसीआर में कम से कम 25% से के करीब बढ़ गई है। तो इसका मतलब है मार्केट में एक बायर है, और जब रियल एस्टेट में बायर होता है दैट शोज कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। तो इसका मतलब है इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है लोगों का, रियल एस्टेट में, और खासकर जो ये डिमांड है इस बार वो LIC और मीडियम के लिए नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग में उतनी डिमांड नहीं है जितनी डिमांड इस बार अल्ट्रा लग्जरियस फ्लैट्स में है। तो उसके चलते हुए लग रहा है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट अगर इसी डिमांड को, जो स्टैंड्स हमारे जो स्टिल प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जिनमें काम नहीं हो रहा है, अगर उसमें काम हो जाए तो आम जो लोग जुड़े हुए हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उसके साथ में एक अच्छी हाउसिंग पॉलिसी आ जाए, कुछ रेट में इजाफा हो सकता है, उनको बेनिफिट मिल जाए, तो कुछ तरह का और इंसेंटिव मिल सकता है। या गवर्नमेंट ने जो अपनी फ्री हाउसिंग का एक टारगेट रखा था, इतने करोड़ सब मकान हर साल देंगे, हो सकता है उसमें मुझे और अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। आने वाला हफ्ता जो है वो IPOs आने वाले हैं 4 जो दस्तक देने वाले हैं, उस लिहाज से भी काफ़ी अहम होने वाला है। बहुत बहुत तो शुक्रिया महेश्वरी साहब, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, और उम्मीद करेंगे कि जब बजट सेशन होगा तब भी आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो बजट से बाजार की अगर बात की जाए तो वो उसको पहले डिस्काउंट करके चल रहा है। हमने देखा कि पूरा जो हफ्ता है विश्लेषकों का मानना है कि तेज़ी के साथ हमने देखा कि शुरुआत हुई है, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं SBI की। भारतीय स्टेट बैंक ने आज से प्रभावी अधिकांश मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR की जो अवधि है उसके लिए फंड आधारित आधार दर का जो बेंचमार्क है उसकी सीमांत लागत में बढ़ोतरी की है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट में कहा कि 1 महीने से 3 साल के लिए MCLR में 5 से 10 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई। एक आधार अंक 0.01% अंक है। बढ़ोतरी के बाद MCLR से जुड़े ऋणों पर ब्याज दरें समान मात्रा में बढ़ने की संभावना है। 1 महीने के MCLR पर बेंचमार्क दर 5 आधार अंक बढ़ाकर 8.35% कर दी गई, जबकि 3 महीने के MCLR पर 10 आधार अंक बढ़ाकर 8.40% कर दिया गया है। और वक्त हो गया कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ खास सुर्खियों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट, दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर 85.4 गीगावाट हो गई है। ये 2023 के अंत तक लगभग 73.3 गीगावाट की कुल स्थापित सौर क्षमता से बढ़ गई है। राजस्थान लगभग 22.4 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी के साथ टॉप पर बना हुआ है, जिसके बाद गुजरात 14.3 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु 8.8 गीगावाट और 8.6 गीगावाट के साथ श्रेणी में बने हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु 8.8 गीगावाट और 8.6 गीगावाट के साथ सोलर एनर्जी में तेजी से बढ़ रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वाहनों की खुदरा बिक्री वृद्धि थोक बिक्री से पिछड़ गई। राजस्व वृद्धि की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान इसमें 9 से 10% वृद्धि का अनुमान है, जबकि एबिटा में 14 से 17% की वृद्धि और करोपरांत लाभ PAT में 18% के दायरे में वृद्धि हो सकती है। भारत में एयर कंडीशनर उद्योग लगभग 27,500 करोड़ रुपए का है और इसके अगले 4 साल में दोगुना होने की संभावना है। इसी कंपनी ब्लू स्टार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये बात कही है। ब्लू स्टार के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वीर S आडवाणी ने कहा कि भारतीय हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग उद्योग तेजी से वृद्धि के लिए तैयार है। वर्ष 2023 तक भारत का खुदरा डिजिटल पेमेंट दोगुना बढ़कर $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। किडनी इंडिया और अमेजॉन पे के एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में डिजिटल पेमेंट अपनाने में आ रही तेजी का इसको लाभ मिलेगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों में 15,352 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। सरकार की सुधारों को जारी रखने की प्रतिबद्धता और मजबूत घरेलू मांग की वजह से FPI का भारतीय बाजार में प्रवाह बढ़ा है। मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर ने कहा कि विदेशी निवेशकों के लिए आगामी आम बजट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार की योजनाओं को समझने का सबसे प्रमुख घटनाक्रम है।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान ऑटोमोबाइल निर्यात में 15.5% की वृद्धि रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के डाटा के अनुसार अप्रैल-जून 2024 के दौरान 11,92,577 वाहनों का निर्यात किया गया। अप्रैल-जून 2023 के दौरान 10,32,449 वाहनों का निर्यात किया गया था। बीती तिमाही के दौरान यात्री वाहन निर्यात 1,80,483 इकाई रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत आगे बढ़ने के साथ दोनों देशों के अधिकारी बुधवार से सियोल में अगले दौर की वार्ता करेंगे। इसे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA कहा जाता है और जनवरी 2010 में ये लागू हुआ था। अब तक समीक्षा वार्ता के 10 दौर हो चुके हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया को चालू वित्त वर्ष में उपभोग में धीरे धीरे बढ़ोतरी की उम्मीद है। डाबर के चेयरमैन मोहित बर्मन के अनुसार कंपनी को उम्मीद है कि उसके पावर ब्रांड वृद्धि को गति देंगे, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में विस्तार कर रही है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो ने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। दोनों प्लेटफॉर्म से खाना मंगाना थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ा दिया है। इन कंपनियों ने बेंगलुरु और दिल्ली जैसे मार्केट में ग्राहकों से प्रति ऑर्डर लिए जाने वाले प्लेटफॉर्म फीस को 20% बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया है।